डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या है, एनर्जी पे जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे क्या है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, ग्राउंड स्टेट, तो उससे रिलेटेड अपन बात करेंगे और फिर उस पर अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन 1 होंगे। इलेक्ट्रॉन 1 होने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2 या फिर सोडियम प्लस 10, इस टाइप से। अब ध्यान दें, अगर इलेक्ट्रॉन क्या है n इज इक्वल टू 1 में है तो इसको अपन क्या नाम देंगे, ग्राउंड स्टेट। अगर n इज इक्वल टू 2 में है तो इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n इज इक्वल टू 3 में है तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो ये अपन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो ग्राउंड स्टेट, अगर सेकंड में है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड में है तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक, अब आप ध्यान देंगे इसी में आएगा आपके पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल जिसको शॉर्ट में आईपी लिखेंगे अपन, या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी जिसको अपन आईई से लिखेंगे। एक खास बात ध्यान दें आप, जितने भी इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1, हाइड्रोजन है, हीलियम प्लस है, लिथियम प्लस 2 है, सभी के लिए, सभी में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो n इज इक्वल टू 1 में प्रेजेंट होगा। n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक ले जाने के लिए, प्रमोट करने के लिए या इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वही क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या आ जाएगी, E इनफाइनाइट माइनस E1। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ये 0 हो गया, प्लस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपके पास आ जाएगी प्लस 13.6 जेड स्क्वायर, ये रिजल्ट आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये फिर आपके पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखो अब क्या है, क्वेश्चन की फॉर्म में देखते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन भी बनेंगे। आपसे पूछा पहला क्वेश्चन, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, आप क्या बोलोगे जो रिजल्ट आएगा, प्लस 13.6 जेड स्क्वायर, तो प्लस 13.6 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे पूछा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस, तो आप ध्यान दें हीलियम प्लस क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो जेड स्क्वायर, तो प्लस 13.6 जेड की वैल्यू 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मान लो आपसे पूछा 6th आईपी ऑफ कार्बन, ठीक है, ध्यान देना, देखो 6th आईपी ऑफ कार्बन का मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन तो निकाल चुके हैं तो C+5 बन चुका है, प्लस आप क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। इससे क्या बन रहा है, C+6 प्लस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है, C+5 की आईपी पूछ रहा है। तो ये इक्वल टू क्या होगा, ये इक्वेशन इक्वल टू C+5 की आईपी इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस 13.6 जेड स्क्वायर प्लस 13.6 जेड की वैल्यू 6 आ गई, स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आंसर आ जाएगा। आप देखें, आपको अभी और भी टर्म की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर फर्स्ट में है इलेक्ट्रॉन तो ग्राउंड स्टेट, सेकंड में है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की जो आईपी आएगी वो इस फॉर्मूले से आ जाएगी, प्लस 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी में देखें आगे एनर्जी में और भी अच्छे क्वेश्चन हैं। जैसे अपन इस क्वेश्चन की बात करें, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है कि हीलियम प्लस
एनर्जी दे रखा है हीलियम +2 प्लस इलेक्ट्रॉन। आपसे पूछा गया है इस एनर्जी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होगी। अब आप ध्यान दें क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाना है, सॉल्यूशन पे ध्यान दें। मुझे पता चल रहा है एग्जैक्टली हीलियम प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। इट इज़ IP ऑफ हीलियम प्लस। मुझे पता है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की जो IP होती है +13.6 Z² +13.6 × 4, ठीक है। तो ये आपके पास रिजल्ट किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अब मान लो इसी में आपसे ये क्वेश्चन दिया गया, इफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove 2 electron from helium atom is 150 electron volt, then calculate the first IP of helium। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। देखो अब इसने क्या दे रखा है, आप इस बात पे ध्यान देना, इसका सॉल्यूशन पे बिल्कुल ढंग से ध्यान देना आप। तो फिर बोल रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या दे रखा है, हीलियम प्लस, इसने कहा कि एनर्जी देने के बाद हीलियम +2 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये वाली जो आपको एनर्जी है वो उसने दे रखी है, कितनी है, 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अच्छा मैंने कहा कि जो हीलियम में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, हीलियम प्लस एनर्जी, इससे क्या बनेगा, हीलियम प्लस इलेक्ट्रॉन। ये क्या होगी, फर्स्ट IP, ये इसकी फर्स्ट IP है। अपन बात करें हीलियम प्लस एनर्जी देंगे, इससे क्या बनेगा, हीलियम +2 प्लस इलेक्ट्रॉन, ये इसकी क्या होगी, सेकेंड IP होगी। मुझे पता है ये जो सेकेंड IP है इसकी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 है, ये मैथमेटिकली मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये जो IP आएगी या IE आएगी या IP कह लो, ठीक है, ये जो आएगी इसको सेकेंड IP, जो सेकेंड IP की वैल्यू आएगी वो +13.6 × Z², तो +13.6 × 4 हो गया, तो ये 4 और ये कितना आ गया, ये आ गया 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप ध्यान दें 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मान लो अपन 70 ले लेते हैं, इसको 70 ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा फिजिबल क्वेश्चन बन जाएगा। 70 तो एक तरीके से इसकी जो सेकेंड IP आ गई वो तो कितनी आ गई, 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अपने को पता है टोटल 2 की मिला के कितनी दे रखी है, ये 54.4 2 की मिला के 70 दे रखी है। तो जो इसकी फर्स्ट IP होगी, फर्स्ट IP वो आपके पास कितनी आ गई, या यूँ कह दूँ मैं, आप इसको थोड़ा सिस्टमेटिक देख लें, फर्स्ट IP प्लस सेकेंड IP, इसका सम कितना आएगा, 70। फर्स्ट IP आपको दे रखी है 54.4 प्लस x इज इक्वल टू 70, तो x इज इक्वल टू 70 माइनस 54.4, तो ये जो रिज़ल्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये इसका क्या आ जाएगा, जो हीलियम प्लस है उसकी क्या आ जाएगी, फर्स्ट IP। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, आप ध्यान से देखना। हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की टोटल एनर्जी दे रखी है, 2 की एक साथ, ठीक है। मुझे पता है कि जब हीलियम प्लस बन जाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी मैं मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकता हूँ, वो मेरे पास ये आ गई, 2 की मिलाकर 70 दे रखी थी, तो जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी है वो अपने पास आ जाएगी, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। और देखते हैं इस पे क्वेश्चंस, आगे बढ़ते हैं पर, इसी में आगे देखते हैं पर बड़ी इंपॉर्टेंट एनर्जी टर्म्स हैं। तो अपन लिखते हैं सम अदर एनर्जी टर्म्स। तो फर्स्ट आता है अपने पास, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी और IP, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी
required to promote electron from ground state to infinite, ये आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर एक्साइटेशन एनर्जी की बात करें, एक्साइटेशन एनर्जी इसको ई बोलेंगे अपन। अच्छा, ये अपने पास लिख सकते हैं फॉर्मूले में ई इनफाइनाइट माइनस E1। एक्साइटेशन एनर्जी क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू promote electron from ground state to any excited state। तो देखो एक्साइटेशन एनर्जी क्या है ये भी अपन देखते हैं। अगर फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी की बात करें तो ये आपके पास आता है ई इनफाइनाइट माइनस E1। सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे आप। सॉरी, ये था आपके पास E2, मतलब फर्स्ट से कहाँ पहुँचाना है इलेक्ट्रॉन को? सेकंड में। ये था E3 माइनस E1। ये ध्यान देना आप, फर्स्ट से हमेशा इलेक्ट्रॉन को कहाँ से पहुँचाना है आपको? ग्राउंड स्टेट से, फर्स्ट से थर्ड में। कई बार जल्दबाजी में स्टूडेंट इसको E3 माइनस E2 लिख देते हैं। थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी आपके पास? E4 माइनस E1। अब बात करते हैं थर्ड टर्म की, सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी SE से लिखेंगे। सेपरेशन एनर्जी क्या है देखें आप, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रमोट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट टू इनफाइनाइट। इलेक्ट्रॉन को किसी भी एक्साइटेड स्टेट से कहाँ पर पहुँचाना है? इनफाइनाइट पे। तो फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी की बात करेंगे तो ई इनफाइनाइट माइनस E2। सेकेंड सेपरेशन एनर्जी की बात करेंगे तो ई इनफाइनाइट माइनस E3। थर्ड सेपरेशन एनर्जी की बात करेंगे तो ई इनफाइनाइट माइनस E4। इसको अपन ग्राफिकल फॉर्म में भी देख लेते हैं। देखो ग्राफिकल फॉर्म में देखें, ये आपके पास n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 है, ये n इज इक्वल टू 4 है, ये n इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अगर फर्स्ट से आप कहाँ पहुँचा रहे हैं? इनफाइनाइट पे, तो ये क्या हो गई? आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर फर्स्ट से सेकंड में पहुँचा रहे हैं तो ये फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। फर्स्ट से आप थर्ड में पहुंचा रहे हैं तो ये सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। आप ध्यान दें, अगर सेकंड से आप इनफाइनाइट में पहुंचा रहे हैं तो फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी। तो ये है आपके पास टर्म। इस ग्राफ से भी आप इस बात को समझ सकते हैं। बाकी बिल्कुल आसान सा है। मेन बात है ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट तो क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर अपन कहाँ से? ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा रहे हैं तो एक्साइटेशन एनर्जी। ग्राउंड स्टेट के अलावा एक्साइटेड स्टेट से इनफाइनाइट में पहुंचा रहे हैं तो वो सारी कौन सी हो जाएंगी? सेपरेशन एनर्जी। ठीक है, तो बड़ी आसान सी टर्म्स है, आगे देखते हैं हम। हाँ, अब देखो इन्हीं टर्म्स को यूज़ में लेते हुए अपन न्यूमेरिकल्स देखते हैं। आपको मान लो क्वेश्चन ये दे रखा है, इफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस is x, then calculate energy of electron in second orbit of lithium plus 2। तो ये बात तो अपनी शुरू से चल रही है, आप ध्यान दें। एक वेलोसिटी दे रखी है, दूसरी वेलोसिटी पूछिए। एक रेडियस दे रखी है, दूसरी रेडियस पूछिए। एक एनर्जी दे रखी है, दूसरी एनर्जी पूछिए। तो आप क्या करें? दोनों का रेशियो ले लें। तो सबसे पहले तो मुझे पता है कि
जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो अगर मैं एनर्जी की बात करूं, हीलियम प्लस इसकी 4th ऑर्बिट, और यहाँ बात करूं एनर्जी लिथियम प्लस 2 और इसकी कौन सी ऑर्बिट, 2nd ऑर्बिट। तो हीलियम प्लस के लिए Z तो 2 आ गया, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 4, N की वैल्यू कितनी आ गई 16, लिथियम प्लस के लिए Z कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और ये वैल्यू 2nd ऑर्बिट तो ये 4 आ गया। पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं, या इधर लिख देता हूँ। देखो इसकी वैल्यू तो इसने x दे रखी है, ये एनर्जी मेरे को कैलकुलेट करनी है, E मान लिया मैंने इसको। तो ये तो देखो 4/16 हो गया इनटू ये 4/9 हो गया, ये कैंसिल आउट हुआ तो 1/9 आ गया। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान दें E इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 9x। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, रेशियो से अपन क्वेश्चन को आसान बना लें। ऐसे ही मान लो आपके पास ये क्वेश्चन है, इफ IP ऑफ helium plus is 40 unit, then calculate the IP of lithium plus 2। देखो एक दे रखी है, दूसरी पूछी है, फिर वही रेशियो वाला फॉर्मूला लगाते हैं। आप ध्यान देना, सॉल्यूशन पे ध्यान देना। देखो आपको IP दे रखी है, किसकी दे रखी है, हीलियम प्लस की। दूसरी IP की बात करें तो ये किसकी बात कर रहा है, लिथियम प्लस 2 की। आप क्या करें, यहाँ पर वैल्यू ये तो 40 आ गई, ये x मान लिया। ये आपके पास E इनफाइनाइट माइनस E1 हीलियम प्लस के लिए आ जाएगा, ये भी E इनफाइनाइट माइनस E1 ये किसके लिए आ जाएगा, लिथियम प्लस 2 के लिए। ये 40/x आ गया। यहाँ पर अपन लिखते हैं, अब ध्यान देंगे आप, E इनफाइनाइट तो 0 हो गया, 0 + 13.6 Z की वैल्यू, भाई हीलियम प्लस है तो Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ये 4/1 आ गया, 0 + 13.6 Z की वैल्यू 3 तो ये 9 आ गया, 9/1 आ गया, ये कितना आ गया 40/x आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 4/9 इज इक्वल टू 40/x आ गया, ये 10 आ गया आपके पास। तो x इज इक्वल टू 10 × 9, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90। तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा 90 यूनिट। ठीक है, तो है आसान सा क्वेश्चन। ऐसे ही और भी क्वेश्चन से अपन देखते हैं, बड़े एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, अपन देखते हैं और क्या है इस पे क्वेश्चंस। तो इसी एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी से रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स देखते हैं अपन, कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। आप देखें, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन, फॉर हाइड्रोजन एटम इफ IP इज 640 यूनिट देन कैलकुलेट द ऑर्बिट in which energy of electron is equal to -40 यूनिट। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दें, सॉल्यूशन पे ध्यान दें। आपको हाइड्रोजन एटम की IP दे रखी है, तो एक तो IP दे रखी है हाइड्रोजन एटम की, फिर आपसे पूछा है इन विच ऑर्बिट, मान लिया मैंने nth ऑर्बिट, तो IP तो आपको दे रखी है 640 और विच ऑर्बिट ये एनर्जी दे रखी है -40, तो केवल वैल्यूज़ को रखा है। E इनफाइनाइट माइनस E1 ये हाइड्रोजन एटम हो गया, En ये लिख लिया मैंने, ये आ गया -16। अब आप देखें ये तो 0 हो गया, प्लस 13.6 Z भी 1/1 हो गया, -13.6 Z 1/n² इज इक्वल टू -16 आ गया, ये कैंसिल आउट हुआ माइनस, तो n² इज इक्वल टू 16 आ गया, n इज इक्वल टू 4 आ गया। इसका मतलब ये कौन से ऑर्बिट की बात कर रहा है, ये इसका आंसर आ जाएगा 4th ऑर्बिट। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा और क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, सभी एग्जाम्स में पूछा हुआ है,
ध्यान देना आप, इफ IP ऑफ हीलियम प्लस 9 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल, ठीक है, देन कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रमोट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। देखो, एक दिखने में क्वेश्चन टिपिकल है पर लिटरली बहुत आसान क्वेश्चन है। अपन बिल्कुल उस तरीके से आगे बढ़ते हैं जो कि आपको डेटा की फॉर्म में गिवन है। IP हीलियम प्लस की, तो मैंने लिख दिया IP हीलियम प्लस की, ये आपको गिवन है। और इलेक्ट्रॉन को सेकंड से थर्ड में भेजने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, पर कौन से एटम के लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। ये वैल्यू आपको 9 इंटू 10⁻⁹ दे रखी है, ये मैंने x मान लिया। ये अपना सॉल्यूशन चल रहा है, ठीक है। अब आप ध्यान दें, मैं वैल्यूज़ को रख रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। अब मैं वैल्यूज़ को रख रहा हूँ। IP का मतलब कितना हो गया? E इनफाइनाइट माइनस E1, ये हीलियम प्लस की बात होगी। फिर E3 माइनस E2, E3 माइनस E2, ये हाइड्रोजन एटम। ये वैल्यू आपके पास आ गई 9 इंटू 10⁻⁹ और ये कितना आ गया? x। आप ध्यान दें, ये तो 0 हो गया, प्लस 13.6 z, ये 4/1 आ जाएगा, ये माइनस 13.6 z 1/9 आ गया, ये प्लस 13.6, ये z 1/ कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, इक्वल टू ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ अपॉन x। अब देखिए 13.6 सब जगह कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 1/4 माइनस 1/9 आ जाएगा, इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻⁹ अपॉन x। मैथमेटिकली ये बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? x। बेटा ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, वो तो क्या है, मैं आपको ढंग से समझ में आया इसलिए क्या एक एक स्टेप लिख रहा हूँ। अदरवाइज अपन सीधे यहाँ से स्टार्ट करके इसके बाद सीधे ये स्टेप लिखी जा सकती है। आप थोड़ा पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, पर अभी आपके समझने के लिए मैंने सारी स्टेप कॉन्टिन्यूसली लिख दी। आगे देखते हैं। आगे देखें, अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर एक्साइटेशन एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी के कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दें, ये क्वेश्चन है आपके पास, इफ सेकेंड सेपरेशन एनर्जी, साफ कर देता हूं इसको, इफ सेकेंड सेपरेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू x, देन कैलकुलेट द थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी फॉर हीलियम प्लस। देखिए आप, जो इसका सॉल्यूशन है आपको पता होना चाहिए। पहले फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी आपके पास क्या होती है? E इनफाइनाइट माइनस E2। तो सेकंड सेपरेशन एनर्जी क्या आ जाएगी? E इनफाइनाइट माइनस आपके पास क्या आ जाएगी? E3। थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी, ये ध्यान देना, तो फर्स्ट से सेकंड, फर्स्ट से थर्ड, तो एक ज़्यादा, मतलब E4 माइनस क्या आ जाएगा? E1। तो आपको जो वैल्यू गिवन है, आपको गिवन है सेकंड सेपरेशन एनर्जी, ये तो किसकी गिवन है? हाइड्रोजन की। थर्ड ये है एक्साइटेशन एनर्जी, ये किसकी गिवन है? हीलियम प्लस की। ये वैल्यू आपको गिवन है x, ये वैल्यू मैंने E मान ली, अपने को E की वैल्यू चाहिए। सेकेंड सेपरेशन एनर्जी का मतलब हो गया आपके पास E इनफाइनाइट माइनस E3। फिर थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब हो गया E4 माइनस E1।
ये हाइड्रोजन के लिए, ये हीलियम प्लस के लिए, ये x/e आ गया, ये 0 हो गया, प्लस 13.6 1/9 आ गया, ये E4 माइनस 13.6 Z की वैल्यू 4/9 आ गया, प्लस 13.6 Z की वैल्यू ये 4/1 आ गया, इक्वल टू x/e आ गया। 13.6 सब जगह कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/9। आप ध्यान दें, ये तो आपके पास 4 आ गया, 4 माइनस ये आपके पास कितना आ गया, 4/9 आ गया, ठीक है। ये आ गया, ये x/e आ गया। अब फाइनली देखें तो आप ये मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट किया जाना है, उससे आपके पास e की वैल्यू और आपको ऑप्शन में e की वैल्यू x की टर्म में दे रखा होगा, तो ये क्या है, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक्साइटेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी, ठीक है। तो इसके बारे में एक कंसेप्चुअली अच्छा क्वेश्चन है जिसे आप ध्यान से समझ सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं, तो अपन ये सारा चल रहा था अपना बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल में ही अब अपन आगे बात करेंगे डीमेरिट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो आप देखें क्या डीमेरिट्स थी, डीमेरिट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो जो सबसे बड़ी और पहली थी अपने पास, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल थी, केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। दूसरा, इन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन is splitted in several lines which is not explained in Bohr's model। तो क्या होता है जब अपन मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, आप ध्यान देना, ये इस तरीके से, भाई जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है उसमें आपको इस तरीके से एक सिंगल लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, ये सिंगल लाइन। लेकिन आपने क्या किया, अगर मैग्नेटिक फील्ड ले लिया और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, तो ये जो सिंगल लाइन थी ये क्या है, आपको इस तरीके से सेवरल लाइंस में स्प्लिटेड नज़र आएगी, ठीक। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, इसको अपन बोलते हैं ज़ीमान इफेक्ट, और स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको अपन बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए ज़ीमान इफेक्ट क्या है एंड स्टार्क इफेक्ट क्या है। देखो ये जो स्प्लिटिंग होती है, बाद में इसके पीछे रीज़न बताया गया, तो अपन इस रीज़न की भी बात कर लेते हैं कि ये रीज़न क्या होता है। रीज़न, दिस स्प्लिटिंग occurs due to presence of सब ऑर्बिट। तो ये किसकी प्रेजेंस के कारण होती है, सब ऑर्बिट की प्रेजेंस के कारण होती है। वापस मैं रिपीट करता हूँ, ये वाला पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखो, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको सिंगल लाइन मिल रही थी, वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इस तरीके से स्प्लिटेड हो जाती है, तब उसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, ज़ीमान इफेक्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से ही स्प्लिटेड हो जाती है, तब इसको कौन सा बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। तो ये जो स्प्लिटिंग होती है ये क्यों होती है,
ठीक है, इसको अपन स्टडी करते हैं, देखते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आप देखें ये स्प्लिटिंग क्यों होती है। अपन ये बात कर रहे हैं, आपको अभी बिल्कुल समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन मान लो फोर्थ से सेकंड में आ रहा है, ठीक है, या फोर्थ से थर्ड, चलो सेकंड का ही केस ले लेते हैं। तो अपने हिसाब से जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है फोर्थ ऑर्बिट n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2 में आएगा, तो एक सिंगल लाइन मिलेगी, एक फोटोन का एमिशन होगा। क्यों? क्योंकि 4s 4p 4d 4f हाइड्रोजन एटम में इन सब की एनर्जी सेम होती है, 2s 2p। तो चाहे 4p से इसमें आए सिंगल टाइप का फोटोन मिलेगा। पर क्या है, अगर अपन बात करें मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रेजेंस है, तो इसमें क्या होता है, आप ध्यान से समझना, जो एनर्जी ऑर्डर होता है 4s 4p 4d एंड 4f 2s एंड 2p। तो आप ध्यान दें, अगर इससे इसमें आ रहा है तो अब अलग फोटोन मिलेगा, इससे इसमें आएगा तो अलग फोटोन होगा, इससे इसमें आएगा तो अलग। तो अपन ये कहते हैं इसी कारण से जो टोटल नंबर ऑफ स्प्लिटेड लाइंस आएंगी, स्प्लिटेड लाइंस, वो भी आपके पास n1 इंटू n2 आ जाता है। तो जैसे एग्जांपल लें, 4 से 2 में आ रहा है तो स्प्लिटिंग जो होगी वो कितने लाइंस में होगी, 8 लाइंस में होगी। अगर एग्जांपल लें 4 से 1 में आ रहा है तो 4 लाइंस में स्प्लिटिंग होगी। अगर मान लो एग्जांपल लें 8 से 3rd में आ रहा है तो 24 लाइंस में क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी। तो यही आपके पास ज़ीमान और स्टार्क इफेक्ट होता है। इसके अलावा एक और कमी थी इसके अंदर, ये अपने पास 3rd नंबर है, बोहर्स मॉडल इज अनेबल टू एक्सप्लेन डी ब्रोगली concept and Heisenberg प्रिंसिपल। आप ध्यान दें, ये भी एक कमी थी कि जो बोहर मॉडल था वो डी ब्रोगलीज कंसेप्ट को और हीजनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जब इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है तो दो बड़े इंपॉर्टेंट टर्म को और स्टडी करेंगे। तो अपन ये लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन। तो ये टॉपिक क्या है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी आती है वैसे ही है। इसको अपन f से लिखेंगे, f इज इक्वल टू वी अपॉन 2πr आ जाएगा। तो ये तो आपके पास फॉर्मूला आ गया। अच्छा, यूनिट के हिसाब से देखें मीटर पर सेकंड और ये मीटर आ गया, तो इसकी यूनिट किस में आ जाएगी, सेकंड इनवर्स में आ जाएगी। तो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी v अपने को पता है प्रोपोर्शनल टू z/n होता है, ये प्रोपोर्शनल टू n² होता है। तो आप ध्यान दें, ये प्रोपोर्शनल टू z² आ जाएगा। तो अपने पास जो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी आ रही है f, ये प्रोपोर्शनल टू आपके पास क्या आ रहा है, z²/n³। अब ध्यान दें, इसके बाद आता है इसी में टाइम पीरियड। ये भी आपके पास क्या है, जो ध्यान देंगे आप, जो इलेक्ट्रॉन पे, ये भी सर्कुलर पाथ पे जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका जो टाइम पीरियड होगा t, मुझे पता है 1 फ्रीक्वेंसी होगा, तो ये 2πr/v आ जाएगा। और इसकी जो यूनिट आ जाएगी वो किस में आ जाएगी, सेकंड में आ जाएगी। तो जो t आएगा वो प्रोपोर्शनल टू आपके पास क्या आ जाएगा, n³/z² आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अपन देखते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे टाइम पीरियड का तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा गया पहला, इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग
in second and third orbit, then ratio of time period फॉर हाइड्रोजन एटम, मतलब एक ही एटम की बात कर रहे हैं, या यूँ कहें दो हाइड्रोजन के एटम है, एक में इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में मूव कर रहा है, एक में थर्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो टाइम पीरियड का रेशियो मुझे पता है T प्रोपोर्शनल टू n³/z² है। बेटा ये सॉल्यूशन है, ठीक है। क्वेश्चन आसान सा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो अपन बात कर रहे हैं T कौन से सेकेंड ऑर्बिट की, T2/T3, तो ये आपके पास n³ आ गया, तो ये आपके पास n2/n3 पावर में क्या आ गया, क्यूब आ गया, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 2/3 की पावर में क्यूब आ जाएगा, तो 8⁻27 आ जाएगा। तो ऑर्बिटल फ्रिक्वेंसी है, या जो अपन ये कह रहे हैं कि टाइम पीरियड, इस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन की बात करें अपन तो आपसे ये पूछा जाता है हाइड्रोजन एटम इफ इलेक्ट्रॉन is present in third orbit, then calculate revolution per second for electron। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन, जो ऑर्बिटल फ्रिक्वेंसी है आपको पता होना चाहिए, ऑर्बिटल फ्रिक्वेंसी जिसको अपन F से लिख रहे हैं, ये एक तरीके से क्या है, इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन पर सेकंड ही तो है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो इसको रिवॉल्यूशन पर सेकंड भी बोला जाता है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, F की वैल्यू पूछी जा रही है, तो F इज इक्वल टू V अपॉन, आप लिखेंगे इसको V/2πr, V/2πr, तो V की वैल्यू तो आ गई 2.188 इंटू 10⁶ Z/m, एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, मीटर पर सेकंड में, और 2 इंटू पाई 3.14, R की वैल्यू 0.529², n²/z, ये A0 में, तो इसको 2.2 अप्रॉक्स कैलकुलेशन, Z की वैल्यू 1, थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है, ये आ गया 3.14 इंटू, इसको मैंने 0.5 ले लिया, n ये आपके पास 9/1 आ गया। देखो ये न्यूमेरिकल इसीलिए लिया है कि थोड़ा सा क्या है, यूनिट का ज़रूर ध्यान रखेंगे। ये कितना आ जाएगा 10⁻⁻10, तो इससे जो रिज़ल्ट आएगा वो सेकंड इन्वर्स में, या अपन कहते हैं हर्ट्ज़ में रिज़ल्ट है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और ध्यान दें आप, आपसे पूछा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द टाइम पीरियड of electron in second orbit of helium plus and fourth orbit of lithium plus 2 रेशियो, आपसे इन दोनों का रेशियो पूछे। कैलकुलेट द रेशियो, यहाँ पर भी लिख सकते हैं अपन, कैलकुलेट द रेशियो of time period of electron in second orbit of helium plus and fourth orbit of lithium plus 2। मुझे पता है T प्रोपोर्शनल टू n³ क्या होता है, Z²। तो अब आप ध्यान दें, T मैंने किसका लिया, एक तो लिया हीलियम प्लस के सेकेंड ऑर्बिट का, दूसरा T किसका ले लिया, लिथियम प्लस 2 के फोर्थ ऑर्बिट का। अब थोड़ा ध्यान देना, n की वैल्यू 2 है, 2 की पावर 3, मैं पूरा लिख देता हूँ, 2 की पावर 3 आ गया, और Z हीलियम प्लस 2 का Z कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर आ गया, लिथियम प्लस 2 की फोर्थ ऑर्बिट, तो 4 का क्यूब, और इसके लिए n की वैल्यू Z की वैल्यू कितनी आ गई 3 का स्क्वायर। एनी हाउ आपको इसको सॉल्व करना है, तो इससे क्या आ जाएगा, आपके पास रेशियो आ जाएगा। फिर वैल्यू बताता हूँ, हीलियम प्लस 2 के लिए सेकेंड ऑर्बिट, तो ये वैल्यू 2 आ गई, Z की वैल्यू भी 2 आ गई, n फोर्थ ऑर्बिट ये आ गया, Z की वैल्यू कितनी आ गई 3,
तो एनी हाउ इस रेशियो को आपको कैलकुलेट करके बताना, ठीक है। तो ये आगे अपन देखते हैं और आगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ड्वेल नेचर ऑफ पार्टिकल या डी ब्रोगलीज कंसेप्ट की बात करेंगे। ड्वेल नेचर ऑफ पार्टिकल क्या है, डी ब्रोगलीज कंसेप्ट क्या है, बिल्कुल आपको एक एक बात अपने को ढंग से समझनी है, ठीक है। तो अपन क्या बात करते हैं, पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। तो अपन हेडिंग लिखते हैं सबसे पहले डी ब्रोगलीज, डी ब्रोगलीज कंसेप्ट। इसको अपन ऐसा भी बोलते हैं ड्वेल नेचर ऑफ पार्टिकल। तो वो स्टेटमेंट क्या है, ऑल मैटर वेव्स exist in wave and particle form, या इसको ऐसे भी बोलते हैं all properties of microscopic particles, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, एटम, मॉलिक्यूल आर एक्सप्लेन्ड बाय इट्स ड्वेल नेचर, पार्टिकल एंड मास। देखो डी ब्रोगलीज कंसेप्ट क्या है, जितनी भी मैटर वेव्स हैं, मैटर वेव्स का मतलब जिसमें मास भी है, काउंटेबल मास भी है और उनका वेव नेचर भी है। जनरली जो क्या होंगे, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होंगे, उन्हीं में ये प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या मानना पड़ता है, उनका वेव नेचर भी मानना पड़ता है और उनका पार्टिकल नेचर भी मानना पड़ता है। इस बात को अपन ढंग से समझते हैं। अपन 3 कैटेगरी में पार्टिकल्स को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपके पास पार्टिकल्स हैं जो प्योरली वेव है। भाई अपन ने ये कहा कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जैसे सन रे की बात करें, ठीक। फिर अपन ने बात करी क्रिकेट बॉल की, जो बेसिकली क्या है, आपके पास मास है। देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, अगर मैं ये बोलूँ कि इसका जो मास है तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। इसमें मेनली कौन सा कैरेक्टर है, वेव कैरेक्टर। तो अपन दोनों में लिखता हूँ मास एंड वेव। तो इसका मास कैरेक्टर नेग्लिजिबल है, लेकिन इसका वेव कैरेक्टर काफ़ी, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो किससे एक्सप्लेन करेंगे अपन, वेव बिहेवियर से, वेव नेचर से। जो क्रिकेट बॉल है, इसके जब मास की बात करें तो बिल्कुल काउंटेबल मास है, लेकिन इसके कारण जो वेव जनरेट हो रही है वो आपके पास क्या है, नेग्लिजिबल है। अब बात करें अपन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, मॉलिक्यूल्स, एटम। तो अपन ये कहते हैं बाकायदा इनका मास है, लेकिन मास भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं और इनके कारण वेव भी जनरेट होती है। बट अब मेन यही बात है, देखो जो क्या है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उसके मास को और वेव दोनों ही नेचर इक्वली इम्पॉर्टेंट होंगे, दोनों ही फिजिबल होंगे। अगर आप इसकी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए मास नहीं ले रहे हो, क्रिकेट बॉल के लिए वेव नहीं ले रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की सारी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करने के लिए आपको उनका वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों ही मानना पड़ेगा। या अब अपन एक सिंपली एक, ठीक है, ये केमिस्ट्री फिजिक्स में कॉमनली रहेगा, भाई अपन ये कहें कि कोई भी आपके पास वेव है या पार्टिकल है तो वो एसोसिएटेड होंगी पार्टिकल नेचर से भी और वेव नेचर से भी। लेकिन जो फिजिबिलिटी होगी
जो ड्वेल नेचर की फिजिबिलिटी आएगी वो कौन से पार्टिकल्स के लिए आएगी? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। इसी चैप्टर में ऐसा नहीं है जो मूविंग क्रिकेट बॉल होगी, क्वेश्चन भी इवन एग्जाम में भी आए हुए, मूविंग क्रिकेट बॉल है, इसके लिए आप लैम्डा वेवलेंथ या न्यू की कैलकुलेशन भी करेंगे, पर आप देखेंगे यही वो न्यूमेरिकल में समझाना चाह रहा है कि जब आप इसकी वेवलेंथ की कैलकुलेशन करेंगे तो वो इतनी कम आएगी कि वो नेग्लिजिबल होगी, तो इसमें काउंटेबल नहीं है। पर जब यहाँ काउंट करेंगे तो आप देखोगे कि ये काउंटेबल आ रही है। तो यही आपके पास क्या है, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, या अपन फिजिबिलिटी, अब इवन एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए कि जो डी ब्रोगलीज कंसेप्ट है, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर मूविंग क्रिकेट, मूविंग कार, मूविंग रॉकेट, मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो अपन क्या बोलेंगे, इसकी फिजिबिलिटी किसके लिए? मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन अगर न्यूमेरिकल की बात करें, क्रिकेट बॉल के लिए, मूविंग क्रिकेट बॉल के लिए लैम्डा पूछ रहा है, तो कैलकुलेट तो अपन वो भी करेंगे, ठीक है। तो इसी को ड्वेल नेचर बोल रहे हैं अपन, कि जो भी ऑल मैटर वेव्स का मतलब जिनका मास और वेव दोनों है, ऑल मैटर वेव्स एग्जिस्ट इन वेव एंड पार्टिकल फॉर्म, ठीक है। या फिर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का जो भी अपन एक्सप्लेन करेंगे, जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ड्वेल नेचर से एक्सप्लेन करेंगे, पार्टिकल एंड मास नेचर से, पार्टिकल एंड वेव नेचर से, ठीक है, पार्टिकल एंड वेव नेचर से। और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या है? जिनके लिए फिजिबल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आगे देखते हैं। तो इसी में क्या है, अब अपन उन एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं जो कि इन नेचर्स को कंफर्म करते हैं। हालांकि केमिस्ट्री में अपन बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, पर आपको ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ये आपको बिल्कुल ढंग से पता होने चाहिए। जैसे क्या है, हेडिंग है अपने पास एविडेंस इन फेवर ऑफ पार्टिकल नेचर। तो जो पार्टिकल नेचर को प्रूव करते हैं एक्सपेरिमेंट, वो आपके पास है। जैसे पहली बात करें अपन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सेकंड बात करें अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्ड बात करें रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रोटेशन ऑफ पैडल बाय कैथोड रेज। इसको अपन कैथोड रेज का मैकेनिकल इफेक्ट भी बोलते हैं, मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ कैथोड रेज। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रोटेशन ऑफ पैडल बाय कैथोड रेज, ये प्रूव करती हैं इलेक्ट्रॉन के किसको? पार्टिकल बिहेवियर को। आप ध्यान दें। और फोर्थ नंबर, व्हेन इलेक्ट्रॉन striked on ZNS screen, then formation of light, इसको SCI scintillation effect ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो, इलेक्ट्रॉन जब ZNS स्क्रीन से टकराते हैं तो वहाँ पर फ्लोरोसेंस लाइट प्रोड्यूस होती है। लाइट के प्रोड्यूस होने के इफेक्ट ये किसको बताता है? इसके पार्टिकल नेचर को शो करता है। फिफ्थ नंबर आता है आपके पास क्रॉम्पटन इफेक्ट। देखो आपको है ना क्वेश्चन की फॉर्म में ये पूछा जा सकता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इससे आप इलेक्ट्रॉन के कौन से नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप कौन से नेचर को एक्सप्लेन करेंगे जो कि कंफर्म करता है इसके कौन से नेचर को? पार्टिकल नेचर को। आप ध्यान दें। इसके बाद अपन बात करें एविडेंस इन फेवर ऑफ वेव नेचर। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे
थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट। तो क्या होता है थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट में, एक इस तरीके की प्लेट होती है, मेटल प्लेट होती है, मेटल प्लेट, ठीक। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन जब इससे टकराता है तो फोटोग्राफिक प्लेट पर आपको क्या है, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है, ठीक है। तो थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट इसके कौन से नेचर को एक्सप्लेन करता है, वेव नेचर को। एक होता है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। आप ध्यान दें, इसमें क्या होता है, निकल क्रिस्टल होता है, निकल क्रिस्टल होता है, इलेक्ट्रॉन बीम जब इससे टकराते हैं तो फोटोग्राफिक प्लेट पे आपको क्या मिलता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। तो या तो डिफ्रैक्शन पैटर्न बोल दें, ठीक है, थर्ड नंबर और लिख देता हूँ, डिफ्रैक्शन, ठीक है। आप ध्यान दें, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, आपको ये पूछा जाएगा 4 ऑप्शन देके कि विच एक्सप्लेन वेव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर थॉमसन एक्सपेरिमेंट है, डेविसन जर्मर है या डिफ्रैक्शन है, तो ये इसके वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। और ये जो एक्सपेरिमेंट है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रोटेशन पैडल का, या जेडएनएस स्क्रीन पे लाइट का प्रोडक्शन, या क्रॉम्पटन इफेक्ट, तो ये सारे इसके कौन से नेचर को, ये सारे तो इसके पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करते हैं, और ये इसके कौन से नेचर को एक्सप्लेन करते हैं, वेव नेचर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन इसमें में।